Hello students. So we are doing chapter electricity and the next topic we have to do is heating effect of current. When current flows in some conductor or wire, it shows many effect, chemical effect, heating effect, sound effect, light effect. ठीक है, जब करंट फ्लो होता है तो बहुत सारे इफेक्ट दिखाता है. साउंड इफेक्ट जैसे कि आपकी स्पीकर्स, ठीक है, लाइट इफेक्ट जैसे कि बल्ब, हीटिंग इफेक्ट, हीट होता है, इलेक्ट्रिक आयरन होता है, इलेक्ट्रिक हीटर होता है, ठीक है, केमिकल भी इफेक्ट दिखाता है. तो आज हमने हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ना है. हीटिंग इफेक्ट क्या होता है? जब करंट किसी कंडक्टर में फ्लो करता है या वायर में फ्लो करता है तो वो वायर हीट हो जाती है, ठीक है. उस इफेक्ट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. सो व्हाट इज हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट? व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड थ्रू अ कंडक्टर इट गेट्स हीटेड अप. दिस इज कॉल्ड हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. नाउ व्हाट इज द कॉज ऑफ दिस हीटिंग? कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट. इस हीटिंग इफेक्ट का कॉज क्या है? इस हीटिंग इफेक्ट का कॉज है सेम. रेजिस्टेंस का कॉज क्या था? रेजिस्टेंस कब हो रहा था? रेजिस्टेंस का कॉज था कोलिजन, ठीक है. रेजिस्टेंस का कॉज क्या था? कोलिजन किसके बीच में? बिटवीन इलेक्ट्रॉन्स एंड पॉजिटिव आयंस. कंडक्टर के बीच में इलेक्ट्रॉन्स नहीं है, पॉजिटिव आयंस है, ठीक है. जब करंट फ्लो करेगा मतलब इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, ठीक है. जब इलेक्ट्रॉन मूव करेंगे वो पॉजिटिव आयंस से टकराएंगे, कोलिजन होगा. और जब कोलिजन होगा तो वो इतने ज्यादा वाइब्रेट करते हैं कि वो थोड़ी देर में हीट होने लगते हैं. ड्यू टू कोलिजन दे वाइब्रेट एंड गिव राइज टू हीटिंग इफेक्ट. वो वाइब्रेट करने लगते हैं अपनी पोजीशन पे और उस वाइब्रेशन की वजह से थोड़ी देर बाद क्या होता है, वो सब्सटेंस, वो कंडक्टर क्या होता है, हीट हो जाता है और उसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट, ठीक है. बहुत तेज तेज वो वायलेंटली वाइब्रेट करने लग जाता है. सो दिस इज द कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट. हीटिंग इफेक्ट क्या है? जब करंट किसी कंडक्टर में या रजिस्टर या कंडक्टर में करंट फ्लो करता है तो वो हीट हो जाता है, ठीक है. उसको हम क्या बोलते हैं? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट. जो हीटिंग है वो 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फैक्टर्स ऑन विच हीटिंग इफेक्ट डिपेंड्स. 3 फैक्टर्स पे हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है. तो करंट फ्लोज थ्रू कंडक्टर, ठीक है. कितना करंट फ्लो है? जितना ज्यादा करंट फ्लो होगा उतना ही हीटिंग इफेक्ट ज्यादा होगा, ठीक है. टाइम फॉर विच करंट फ्लोज, जितने टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा, जितना ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो करेगा उतना ज्यादा हीटिंग इफेक्ट होगा. और थर्ड इज रेजिस्टेंस, ठीक है. और वो किस पे डिपेंड करेगा? रेजिस्टेंस पे. रेजिस्टेंस मतलब कंडक्टर कितना रेजिस्ट कर रहा है. रेजिस्टेंस ऑफ वायर, जिस वायर से करंट पास हो रहा है उसका रेजिस्टेंस क्या है. तो इन 3 चीज पे बेसिकली हमारा, इन 3 चीज पे हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है, ठीक है. डिपेंड्स ऑन द करंट फ्लोइंग थ्रू वायर, डिपेंड ऑन द टाइम फॉर विच इट फ्लोज एंड डिपेंड ऑन द रेजिस्टेंस, ठीक है. अब आप बोलोगे सर हीटिंग इफेक्ट आया कहां से? हीट क्या है? एक तरह की एनर्जी है ना. तो हीटिंग इफेक्ट आया कहां से? बेसिकली क्या होता है, हमारे को अगर हमारे पास कोई भी सर्किट है, ये बैटरी है, यहाँ की है, ठीक है, सिंपल सर्किट, और यहाँ एक रेसिस्टर है, ठीक है. यहाँ पर मेरे पास एक ये रेसिस्टर है. बैटरी की वोल्टेज है कुछ भी, ये है. तो इसमें से कुछ करंट फ्लो करेगा. आई जब हम की को प्रेस करेंगे कुछ करंट फ्लो करेगा ना, तो ये बैटरी क्या करेगी? वर्क करेगी इस करंट को मूव करने में या चार्ज इसके अंदर मूव कराने में, ठीक है. सो वर्क डन इज, ऐसे लिख लो, वर्क डन टू फ्लो द चार्ज, या लिख दो वर्क डन इन सेंडिंग द करंट थ्रू द कंडक्टर. ऐसे लिख लो, वर्क डन इन सेंडिंग द करंट थ्रू द कंडक्टर. और ये वर्क डन क्या होगा? वर्क डन एनर्जी में चेंज होता है.
इज इक्वल टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी। वर्क डन किसके इक्वल होगा, जो बैटरी के अंदर जो एनर्जी होगी जो सेंड कर रही होगी इस करंट को कंडक्टर में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, विच इज देन कन्वर्ट इनटू हीट एनर्जी। बेसिकली क्या है, हमारे पास तो बैटरी है, बैटरी मतलब इलेक्ट्रिसिटी है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी लिखना था मैंने, इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी आई कहां से, जितना हमारे को वर्क करना पड़ेगा, ठीक है, जितना हमें क्या करना पड़ेगा, वर्क करना पड़ेगा। तो आइए अब देखते हैं, ये जो मैं बोल रहा हूँ हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है करंट पे, रेसिस्टेंस पे और टाइम पे। ये बोला ना मैंने, करंट डिपेंड करता है, हीटिंग इफेक्ट डिपेंड करता है करंट पे, टाइम पे, रेजिस्टेंस पे। इसकी कैसे वैल्यू होती है, ठीक है। तो यहीं पर मैं टॉपिक लिखता हूं, आपकी एक बुक में भी लिखा होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बेसिकली क्या है, जो वर्क डन होगा बैटरी को करंट सेंड करने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो कन्वर्ट हो जाएगी हीट एनर्जी में। तो आइए देखते हैं इस डेरिवेशन में, ये डायग्राम है, उसके बाद मैं यह डेरिवेशन कर रहा हूं, ठीक। सपोज आई करंट फ्लोज इन टाइम टी। ये जो सर्किट है इसमें आई करंट फ्लोज हो रहा है पर्टिकुलर टाइम टी में, देन Q amount of charge flows that is equal to Q कितना होगा, Q इक्वल टू आई इंटू टी। सबको पता है, ठीक है, जब करंट फ्लो करेगा तो Q अमाउंट चार्ज फ्लो करेगा, और Q किसके इक्वल है, आई इंटू टी। बहुत सिंपल डेरिवेशन है। वर्क डन इन सेंडिंग दिस चार्ज, ये चार्ज को या करंट को सेंड करने के लिए कितना वर्क डन करना पड़ेगा बैटरी को। हमने पढ़ा था V क्या होता है और W क्या होता है, वर्क डन Q इंटू वी। पोटेंशियल में पढ़ा था ना V क्या होता है, W अपॉन Q, तो W कितना होता है, Q इंटू वी, ठीक, ये पढ़ा था। सो वर्क डन, अब Q की वैल्यू ये पुट कर देंगे, I इंटू टी इंटू वी। Q की वैल्यू मैंने क्या पुट करी, I इंटू टी, ये पुट करिए, ठीक है, इतना आ गया। फ्रॉम ओम्स लॉ, ओम्स लॉ क्या कहता है, V बाई आई इक्वल टू आर। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन, याद रखना है, V बाई आई इक्वल टू आर। तो यहां से V कितना निकलेगा, I इंटू आर, ठीक है। ये V है, मैं यहाँ V की वैल्यू भी पुट कर सकता हूं। सो W मेरे पास कितना आया, आई टी एज इट इज, V की जगह क्या पुट करेंगे, I इंटू आर। तो ये क्या बन जाएगा, आई स्क्वायर आर टी, ठीक। क्या किया मैंने, चार्ज मेरे पास कितना, I इंटू टी, वर्क डन Q, चार्ज की वैल्यू डाली और ओम्स लॉ से यहाँ V की वैल्यू डाली, ठीक है। इन दोनों में वैल्यू डाली है, तो मेरे पास वर्क डन की वैल्यू कितनी आ गई, वर्क डन की वैल्यू आ गई आई स्क्वायर आर टी। ये वर्क डन की आ गई, ठीक है। और ये वर्क डन किसके इक्वल होगा, ये वर्क डन, ये जो वर्क डन हुआ है किसके इक्वल होगा, हीट एनर्जी के, ठीक है। वर्क डन बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और वो किस में कन्वर्ट हो रही है, हीट एनर्जी में। सो दिस वर्क डन is stored into heat energy। ये जो वर्क लग रहा है बैटरी का मूव करने में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, और किसकी फॉर्म में दिखेगा, इज, यहाँ तो स्टोर्ड की जगह यहाँ लिख लो अपीयर्ड, इज अपीयर्ड, किसकी फॉर्म में दिखेगा, हीट एनर्जी की फॉर्म में। कि जो कंडक्टर है, रेजिस्टर है, ये जो वायर है वो क्या हो जाएगी, बेसिकली हीट हो जाएगी, ठीक है। तो ये हम इसकी जगह वर्क डन की जगह क्या लिख सकते हैं, हीट एनर्जी, एंड दैट इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। ये फॉर्मूला है मेरे पास, वर्क डन इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। मैंने क्या बताया अभी तक, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, वायर में करंट फ्लो होने की वजह से वायर हीट हो जाती है, ठीक है ना। ऑब्वियसली हीट हो जाती है, थोड़ी देर करंट फ्लो का, वायर हीट हो जाएगी। क्यों, क्योंकि उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स है उनका पॉजिटिव आयन से कोलिजन होता है, और पॉजिटिव आयन वाइब्रेट करते हैं, जिसकी वजह से हीटिंग आती है, ठीक है। वो कितनी हीट होगी वो डिपेंड करता है, हमने पढ़ा
करंट पे, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। और यहाँ देख भी लिया, देखो ये किस पे डिपेंड करता है, स्क्वायर ऑफ वैल्यू ऑफ करंट पे डिपेंड करता है, रेजिस्टेंस पे और टाइम पे। ठीक, हीटिंग इफेक्ट की कितना गर्म होगा उतना डिपेंड करेगा इंटेंसिटी ऑफ करंट पे। जितना ज्यादा वैल्यू का करंट फ्लो कराएंगे, सपोज 1 एम्पियर फ्लो कराया, उसमें कुछ हीट हुआ, तो मैं 2 एम्पियर फ्लो कराऊंगा, ज्यादा करंट ज्यादा हीट निकलेगी। ठीक है, तो जितना ज्यादा करंट होगा उतनी ज्यादा हीट, जितना ज्यादा टाइम के लिए करंट फ्लो होगा उतनी ज्यादा हीट, जितना ज्यादा रेजिस्टेंस होगा उस वायर का उतनी ज्यादा हीट। तो हमारे पास ये जो H की वैल्यू आ गई, ये कितनी आ गई, I²RT। ठीक, इसका मैं भी इसके आगे बताता हूं। इसको हम I²RT है, यहाँ V = IR डाला था। अगर मैं यहाँ I में वैल्यू पुट करूं, ठीक है, यहाँ पर अगर मैं, आपको यही फॉर्मूला याद रखना, एक और फॉर्मूला है, I में वैल्यू पुट करूं, यहाँ पर वर्क डन I की जगह क्या होता है, V/R T × V, यही आ जाएगा ना। I की जगह ओम्स लॉ से I क्या, V/R पुट करूं, यहाँ पे वोल्टेज की टर्म में अगर मुझे हीट निकालनी तो कितना हो जाएगा, V²/R। तो यहां से हीट कितनी आ जाएगी, V²/R × T। ये भी एक तरह का फॉर्मूला है, ये वोल्टेज की टर्म में है और ये करंट की टर्म में। ठीक है, ये डेरिवेशन से ये भी निकाल सकते हैं, जनरली हम इसकी टर्म्स में निकालते हैं। यहां से पता लग रहा है H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है I² के, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है R के, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है T के। ठीक है ना, जब इन तीनों को बेसिकली मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में भी, अब ये मैथमेटिकली भी सॉल्व करके बताया, जब इन तीनों को हम क्लब करते हैं H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I²RT, तो इसमें कुछ कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी आ जाता है 1/J, ये J आ जाता है। इस J को हम क्या बोलते हैं, बेसिकली इस J को हम बोलते हैं जूल, और इस J की वैल्यू क्या होती है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनैलिटी की 1 वैल्यू होती है। इसलिए फॉर्मूला आया हमारे पास H = I²RT, ये फॉर्मूला आया H = I²RT, एंड दिस H = I²RT, दिस H = I²RT, और H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I², H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, H डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। समझ आ गया। इट इज ऑल्सो कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, इसको हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग भी बोलते हैं इस चीज को। ठीक है, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग क्या कहता है कि हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ I, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R, हीट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T। ये जूल एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, एंड दैट इज कॉल्ड जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग। और हीट क्या है, एनर्जी है, हीट एनर्जी है ना, तो हीट की SI यूनिट क्या होगी, जूल होगी। ठीक है ना, एनर्जी की SI यूनिट जूल होती है, तो हीट की SI यूनिट क्या होगी, जूल। जूल भी लिखते हैं और इसको J से भी डिनोट करते हैं। तो हमने क्या पढ़ा बेटा, हमने हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा। ये देखो ध्यान से बोर्ड पे, हीटिंग इफेक्ट के बारे में पढ़ा। हीटिंग इफेक्ट में क्या पढ़ा, जब करंट वायर में फ्लो होता है तो वायर हीट कर जाती है, और हीट की फॉर्मूला होता है I²RT। वो करंट पे डिपेंड करती है, रेजिस्टेंस पे डिपेंड करती है और टाइम पे डिपेंड करती है। ठीक है, और हीट की SI यूनिट क्या होती है, जूल। सो दिस इज ऑल अबाउट हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। नेक्स्ट वी स्टडी अबाउट द इलेक्ट्रिक पावर। अब हमने हीट एनर्जी बता दी, हीट एनर्जी कितनी, तो पावर कितना होगा, ये देखते हैं पावर के बारे में। नाउ इलेक्ट्रिक पावर, पावर आप सबको पता है क्या होता है, वर्क डन अपॉन टाइम। हम पढ़ते हैं ना, रेट ऑफ डूइंग वर्क इज पावर। तो इलेक्ट्रिक पावर क्या होगा, रेट ऑफ डूइंग वर्क बाय इलेक्ट्रिक करंट। जो इलेक्ट्रिक करंट जितना वर्क करेगा उसको हम इलेक्ट्रिक पावर बोलेंगे। पावर का फॉर्मूला सबको पता है, वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है, so the rate at which work is done by electric current is called electric power। जिस रेट से इलेक्ट्रिक करंट वर्क करेगा, रेट जब वर्ड आता है रेट एट विच, तो क्या होता है, अपॉन टाइम। ठीक है, आप सबको पता है। तो पावर कितना होगा, पावर इज डिफाइंड एज वर्क डन पर यूनिट टाइम, रेट एट विच वर्क इज डन बाय इलेक्ट्रिक करंट। और इलेक्ट्रिक करंट ने कितना वर्क किया, अभी हमने हीट वाली डेरिवेशन में पढ़ा था ना, वर्क क्या होता है, Q × V, और Q क्यों लिखा था, IT × V, इतना पढ़ा था ना। ठीक, तो यहाँ वर्क डन कितना होगा, QV, ये टाइम T, और एक Q की जगह हम I × T लिखते हैं, अभी इससे पहले ही हमने पढ़ा। और यहाँ T, ये T से T क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो मेरे पास पावर कितनी आ गई, पावर आ गई V × I। एक तो ये फॉर्मूला आ गया पावर का। पावर क्या होगा, जो वोल्टेज है, जो बैटरी है,
अप्लाई किया वोल्टेज इनटू करंट, दैट इज माय पावर। ठीक है, अगर वही ओम्स लॉ लगाएं, हम इसको प्योरली करंट के टर्म्स में लिखना चाहें या प्योरली वोल्टेज के टर्म में लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। V क्या होता है, आई आर होता है, तो यहाँ V की अगर आई आर वैल्यू पुट करूंगा इंटू आई, तो पावर कितना हो जाएगा आई स्क्वायर आर। ठीक है, पावर कितना हो जाएगा आई स्क्वायर। हीट कितना हुआ था, आई स्क्वायर आर टी हुआ था ना, हीट एनर्जी है, एनर्जी, और उसको टी से डिवाइड कर दो तो क्या बन जाता है, पावर। वर्क डन या एनर्जी एक ही बात है। ठीक है, उसको डिवाइड कर दो टाइम से तो पावर, तो आई स्क्वायर आर टी क्या बन गया, आई स्क्वायर आर बन गया पावर। और यहाँ अगर मैं आई की वैल्यू पुट करूं वी बाय आर, यहाँ आई की वैल्यू पुट करूं वी बाय आर, तो पावर क्या बन जाएगा, पावर v इंटू वी बाय आर, तो पावर की वैल्यू आ जाएगी v स्क्वायर बाय आर। तो पावर के तीन फॉर्मूले होते हैं, v इंटू आई, एक आई स्क्वायर आर, एक v स्क्वायर बाय आर। ठीक है, दिस इज इलेक्ट्रिक पावर। आपने मैकेनिकल पावर पढ़ा होगा ना, पहले आपने 9th क्लास में मैकेनिक्स में पावर पढ़ा होगा, मैकेनिकल पावर, वर्क डन अपॉन टाइम। आपने 9th क्लास में चैप्टर पढ़ा होगा वर्क एनर्जी एंड पावर, उसमें आपने पावर पढ़ा होगा वर्क डन अपॉन टाइम। ठीक है ना, तो उसमें वर्क डन बाय मैकेनिकल एनर्जी होगा। यहाँ क्या, वर्क डन बाय इलेक्ट्रिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट की वजह से जो वर्क डन हुआ। और पावर का फॉर्मूला आया v इंटू आई स्क्वायर आर या v स्क्वायर बाय आर। आई आपको पता है करंट है, आर रेजिस्टेंस है, v वोल्टेज है। ठीक, ऐसा यूनिट क्या होती है पावर की, आपने पढ़ा है ऐसा यूनिट पावर की क्या होती है, वॉट, सबने पढ़ा है वॉट होती है। ठीक है, प्रैक्टिकल यूनिट्स होती हैं इसकी कुछ पावर की प्रैक्टिकल यूनिट्स क्या होती है, 1 किलोवाट पढ़ा है ना, 1 मेगावाट, 1 किलोवाट कितना होता है 10 रेज़ टू पावर 3 वाट, 1 मेगावाट 10 रेज़ टू पावर 6 वाट, सबने पढ़ा है। ठीक, तो इलेक्ट्रिकल यूनिट्स पावर की क्या होती है, 1 मेगावाट 1 किलोवाट। ठीक है, अगर मैं पूछूं 1 वॉट पावर कितनी है तो क्या होगा, 1 वॉट पावर है कितनी है तो क्या होगा, सेम अगर यहाँ से 1 वॉट पावर निकालूंगा v इंटू आई से तो क्या होगा, when 1 volt potential is applied to flow 1 ampere of current in the wire, then power is 1 watt। अब तो आपको 1 वाली डेफिनेशन निकालनी आ गई, हमने 1 वोल्ट की डेफिनेशन निकाली थी, 1 एम्पियर की। ऐसे पावर 1 वॉट कितनी होगी, जब 1 वोल्ट हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे सर्किट में और करंट कितना फ्लो होगा, 1 एम्पियर फ्लो होगा, तो इलेक्ट्रिकल पावर कितनी कंज्यूम होगी, 1 वॉट। ठीक है, अब आप बात करेंगे, मैंने आपको 9th क्लास में भी बताया था इलेक्ट्रिकल बिल्स कैसे आते हैं। ठीक है, जो घर में इलेक्ट्रिकल बिल आते हैं वो किस तरह से आते हैं। ये 1 किलोवाट का पहले कन्वर्जन बनेंगे, 1 किलोवाट जूल में कितना होता है, तो आइए देखते हैं। अब जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आते हैं, बेसिकली इलेक्ट्रिसिटी बिल में क्या होता है, किलोवाट आवर में दिया होता है, किलोवाट आवर या इतने यूनिट चला है हमारा मीटर। ठीक है, तो किलोवाट आवर क्या होता है, किलोवाट आवर एक तरह से एनर्जी की यूनिट है सबसे पहले तो। ठीक है, जो किलोवाट आवर है दैट इज यूनिट ऑफ एनर्जी। एनर्जी की यूनिट क्यों है, आप देखिए एनर्जी क्या होता है, एनर्जी होता है पावर मल्टीप्लाई बाय टाइम, और यही तो है पावर किस में होती है, वॉट में, वॉट या किलोवाट जो भी है, पावर किस में है, किलोवाट में, और इनटू टाइम ओवर दिया हुआ है। ठीक है ना, 1 आवर दिया हुआ, 1 किलोवाट आवर का मतलब क्या है, ये एक तरह की एनर्जी है। सो 1 किलोवाट आवर इट इज द इलेक्ट्रिकल एनर्जी व्हेन एन अप्लायंस ऑफ 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर। क्या चीज है, आप अपने टीवी के साइड में देखना या टीवी की एलईडी की बैक साइड में देखना, आप अपने फ्रिज के ऊपर देखना या एसी में देखना। ठीक है, कोई भी अप्लायंस देखोगे उस पर पावर रेटिंग लिखी होगी। ठीक है, उस पर क्या लिखा होगा, पावर रेटिंग लिखा होगा, मतलब ऐसा कुछ लिखा होगा, सपोज यहाँ लिखा होगा 100 वॉट। बल्ब पे भी देख सकते हो आप, जो पुराने बल्ब, या एलईडी पे देख सकते हो। ठीक है, 100 वॉट 220 वोल्ट, या एलईडी पे आपकी जो एलईडी होंगी घर में ऐसे लिखा होगा 9 वॉट 220 वोल्ट, 5 वॉट 220 वोल्ट। ये क्या होती है, पावर रेटिंग होती है। मतलब क्या है कि वो एलईडी 5 वॉट का है, मतलब वो 5 वॉट पावर कंज्यूम करेगा जब वो
220 वोल्ट पावर सप्लाई पे चलेगा। जो हमारे पास 220 वोल्ट क्या आ रही है, पावर सप्लाई आ रही है, वोल्टेज है, ठीक है। जब हम उस 220 वोल्ट पे उस बल्ब को लगाएंगे, बल्ब का पावर कितना है, 5 वॉट, ठीक है, वो उसकी क्या होगी, पावर रेटिंग होगी, ठीक। तो हर अप्लायंस की पावर रेटिंग होती है। तो जिस अप्लायंस सपोज 100 वॉट है, तो किसी अप्लायंस की 1000 वॉट का भी होगा, कोई अप्लायंस या 1000 वॉट का भी आएगा, ऐसे भी पावर रेटिंग होगी। तो जिस अप्लायंस की पावर कितनी है, 1000 वॉट, या 1000 वॉट को मैं 1 किलो वॉट भी लिख सकता हूं, ठीक है। सो व्हेन अप्लायंस ऑफ पावर रेटिंग हैविंग 1 किलोवाट इज यूज्ड फॉर 1 आवर, जब 1 किलोवाट पावर की अप्लायंस 1 घंटे के लिए यूज करेंगे, तो जो एनर्जी कंज्यूम होगी वो कितनी होगी, 1 किलोवाट आवर। कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी, 1 किलोवाट आवर, ठीक है। और इट इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी। कमर्शियल यूनिट है ये एनर्जी की। कमर्शियल यूनिट मतलब जिस यूनिट से हमारे घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, ठीक है, हमारे शॉप्स पे या घर पे इलेक्ट्रिसिटी बिल्स आते हैं, बोलते हैं ना इतने यूनिट मीटर चला, एक यूनिट की वैल्यू होती है 1 किलोवाट आवर, ठीक है। तो जितने यूनिट चला उतने किलोवाट आवर। तो 1 किलोवाट आवर एनर्जी की यूनिट है। तो आइए उसको जूल में भी देख लेते हैं कितना होता है। 1 किलोवाट आवर ये है, यहाँ स्मॉल h आएगा, 1 किलोवाट आवर। इसमें देखते हैं 1 किलोवाट कितना होता है, 1000 वॉट और 1 आवर, ठीक है। ये इसको क्या लिख सकते हैं हम, सेम 1000 वॉट, और आवर को क्या लिख सकते हैं, आवर को अगर सेकंड में करेंगे तो कितना होगा, 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और 1 मिनट में 60 सेकेंड्स होते हैं, ठीक है। ये होगा, तो ये कितना हो जाएगा, 6 6 36, 1 2 3 4 5, ये 5 जीरो आएंगी, साथ में वॉट सेकेंड, और वॉट सेकेंड को हम जूल भी बोलते हैं। वॉट क्या, पावर, साइन क्या, सेकंड, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो एनर्जी आ जाएगा, दैट इज जूल। और इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10⁻⁶। ये जब मैं पॉइंट हटाऊंगा तो नीचे 10 आ जाएगा, तो ये कितना बचेगा, 5 बचेगा ना, 5 डिजिट बचेंगी, तो यही तो आ जाएगा जो इसके ऊपर है। तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ 3.6 इंटू 10⁻⁶, और वॉट सेकेंड की जगह जूल। ये कन्वर्जन बहुत इंपॉर्टेंट है। 1 किलोवाट आवर इज 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। आपने क्लास 9 में भी करा होगा। सो किलोवाट आवर इज द कमर्शियल यूनिट ऑफ, कमर्शियल यूनिट है, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी की कमर्शियल यूनिट है। जब 1 किलोवाट पावर रेटिंग अप्लायंस 1 घंटे तक वर्क करता है तो उसके कितना एनर्जी कंज्यूम होता है, 1 किलोवाट आवर, ठीक है, 1 किलोवाट आवर याद रखना। और ये यूनिट के भी कुल होता है। हम इलेक्ट्रिसिटी में बोलते हैं, इलेक्ट्रिसिटी बिल में एक यूनिट चला, ये मीटर 30 यूनिट चला, 40 यूनिट चला, 40 यूनिट मतलब 40 किलोवाट आवर है उसका, ठीक। मैं इसके ऊपर एक न्यूमेरिकल भी कराऊंगा आपको। अभी दिस इज फॉर इलेक्ट्रिसिटी बिल्स। कुछ इंपॉर्टेंट 2-3 1 मार्क क्वेश्चन वाले नोट्स हैं, उसके बारे में बात करते हैं। अब ये कुछ हाउस होल्ड इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के बारे में बात करेंगे। ये टॉपिक को मैंने आपको रेजिस्टिविटी वाली वीडियो में भी बताया था। मैंने बोला था आपको कि लास्ट में आपको बताऊंगा। इसमें क्या है, वाई निक्रोम इज यूज्ड एज इलेक्ट्रिकल आयरन। अब इलेक्ट्रिकल आयरन है या इलेक्ट्रिक बल्ब है, ये किस पे बेस है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस है ना। जब हम वायर में से करंट पास होता है, जब हम इलेक्ट्रिक आयरन को लगाते हैं या बल्ब ग्लो करता है तो करंट पास होता है। करंट पास होने की वजह से क्या होता है, आयरन में हीट जनरेट होती है। आयरन में क्या होता है, हीट जनरेट होती है ना, बहुत ज्यादा हीट जनरेट होती है, और बल्ब में भी हीट जनरेट होती है। अब इसमें कैसे मटेरियल लगे हो कि वो अपना प्रॉपर काम करे, तो इलेक्ट्रिकल आयरन में क्या लगा होता है, निक्रोम की वायर होती है, ठीक है। निक्रोम मैंने आपको बताया था, निक्रोम एक एलॉय है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा है और वो ऑक्सीडाइज नहीं करता इजीली, इसलिए निक्रोम यूज होता है। आपको क्वेश्चन पेपर में 2 तरह से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, एक व्हाई निक्रोम इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल आयरन, दूसरा व्हाई एलॉयज आर यूज्ड इन इलेक्ट्रिकल आयरन, ठीक है। क्योंकि एलॉयज का मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और वो जल्दी से ऑक्सीडाइज नहीं करते, ये आंसर लिखना है, ठीक है। सेम व्हाई टंगस्टन इज यूज्ड इन इलेक्ट्रिक बल्ब। टंगस्टन क्यों यूज होता है इलेक्ट्रिक बल्ब में, इलेक्ट्रिक बल्ब भी क्या है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस है। करंट पास हुआ, वो वायर, टंगस्टन की वायर बहुत ज्यादा हीट हो जाती है, ठीक है। बहुत ज्यादा हीट होने पे वो मेल्ट भी तो हो सकती है, नहीं होगी, क्यों, क्योंकि टंगस्टन का भी मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज्यादा होता है और उसकी रेजिस्टिविटी भी बहुत ज्यादा होती है, ठीक है। मेल्टिंग पॉइंट और
रेजिस्टिविटी उसकी टंगस्टन की क्या होती है, बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा टेम्परेचर के बाद वो क्या करता है, ग्लो करने लग जाता है। ठीक है, रेड हॉट होने के बाद क्या करने लग जाता है, ग्लो करने लग जाता है। तो हमारा जो इलेक्ट्रिक बल्ब है वो किस पे बेस है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट पे बेस है। और टंगस्टन की यूज करते हैं, ये क्वेश्चन पूछा जाए तो टंगस्टन की रेजिस्टिविटी हाई होती है और उसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है। ठीक है, नेक्स्ट फ्यूज आपने पढ़ा होगा, फ्यूज हम घर में फ्यूज लगाते हैं बोलते हैं, या किसी अप्लायंस में लगाते हैं, इसका फ्यूज उड़ गया, ऐसा बोलते हैं ना, फ्यूज उड़ गया। फ्यूज क्या होता है, बेसिकली हमेशा सीरीज में लगा होता है फ्यूज सर्किट के। ठीक है, ऐसे यहां लिख लेता हूं, फ्यूज कनेक्टेड इन सीरीज, सीरीज में लगा होता है। सपोज ये वायर है, वायर के आगे ये फ्यूज लगा हुआ है। ठीक है, आगे जो भी अप्लायंसेस आ रही हैं फ्यूज, सपोज यहाँ बाकी घर में मैंने बताया हाउस होल्ड अप्लायंसेस पैरेलल में लगी होती हैं, तो जनरली जो मेन सर्किट है उसमें पहले फ्यूज लगा हुआ है सपोज। तो फ्यूज क्या होता है, जब इस करंट, ये इस वायर से करंट पास होता है, सपोज कभी करंट बहुत ज्यादा आ गया, एक्सट्रीमली हाई करंट आ गया, तो क्या होगा, अप्लायंसेस पे फर्क ना पड़े, अप्लायंसेस खराब ना हो, तो बीच में क्या होता है, फ्यूज होता है। फ्यूज बेसिकली क्या है, फ्यूज यहाँ एक तरह की, सपोज कर लो दूसरे कलर से बना देता हूं, फ्यूज एक तरह की वायर है, ये वायर होती है। ठीक है, ये वायर कैसी होती है, एक तो इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, ठीक है, और इसका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। मेल्टिंग पॉइंट मतलब सपोज बहुत ज्यादा करंट आया तो वायर क्या हो जाएगी, हीट हो जाएगी। ठीक है, तो हीट होके ये क्या होती है, ये वायर हीट होके मेल्ट हो जाती है। जब ये वायर हीट होके मेल्ट होगी तो क्या होगा, करंट आगे फ्लो ही नहीं होगा और हमारी अप्लायंसेस बच जाएंगी खराब होने से। ठीक है, तो व्हाई इलेक्ट्रिक फ्यूज वर्क्स एज अ सेफ्टी डिवाइस, इलेक्ट्रिक फ्यूज क्यों वर्क करते हैं सेफ्टी डिवाइस में, फ्यूज एक तरह से वायर है जो टिन का या एलॉय ऑफ टिन और लेड का बना है। ठीक है, अब टिन में फायदा क्या होता है, टिन का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। ठीक है, टिन का क्या होता है, मेल्टिंग पॉइंट लो होता है, भले ही उसका हाई रेजिस्टेंस है, हाई रेजिस्टेंस है तो वैसे ही करंट फ्लो कम करेगा उसमें। ठीक है, पर उसका मेल्टिंग पॉइंट लो है, मतलब एक सेफ लिमिट से ज्यादा करंट आ जाए, बहुत ज्यादा करंट आ जाए तो ये वायर फ्यूज की मेल्ट हो जाती है और आगे करंट नहीं फ्लो करने देती। इसलिए इलेक्ट्रिक फ्यूज हम सेफ्टी डिवाइस की तरह यूज करते हैं। अब हर फ्यूज की कुछ ना कुछ रेटिंग होती है, जैसे पावर रेटिंग पढ़ा, मतलब ये 1 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज है, 2 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज है, 5 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज है, 10 एम्पियर रेटिंग का फ्यूज है। फ्यूज रेटिंग होता है कि कितना मैक्सिमम करंट वो अपने अंदर से पास होने देगा। ठीक है, तो 1 एम्पियर रेटिंग का सपोज यहाँ फ्यूज लगा है, तो अगर 1 एम्पियर करंट आ जाए तो ही पास हो सकता है। सपोज 2 एम्पियर करंट आ गया, 1 एम्पियर से ज्यादा आ गया, तो यहाँ से करंट पास नहीं होगा, फ्यूज की वायर मेल्ट हो जाएगी। ऐसे ही 5 एम्पियर करंट रेटिंग का फ्यूज है तो मैक्सिमम 5 एम्पियर, मतलब इसमें 2 एम्पियर, 3 एम्पियर, 4 एम्पियर, 5 एम्पियर तक मैक्सिमम करंट पास हो सकता है। 5 एम्पियर से ज्यादा करंट होगा तो वायर मेल्ट हो जाएगी, हमारी अप्लायंसेस खराब नहीं होगी। ये फ्यूज की रेटिंग डिपेंड करती है अप्लायंसेस पे, जैसी अप्लायंस है जितना करंट वो सह सकती है उतनी ही फ्यूज रेटिंग लगाएंगे। अगर उससे कम की लगा देंगे तो अप्लायंस क्या कर सकती हैं, अप्लायंस खराब हो सकती हैं। ठीक है, तो उसको बोलते हैं हम फ्यूज रेटिंग। सो दिस इज अबाउट द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, हीटिंग इफेक्ट है। तो अब यहां तक तो आपका इस सिलेबस की थ्योरी, इस चैप्टर की थ्योरी है, जो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर है उसकी थ्योरी यहां तक है। मैं एक आपको न्यूमेरिकल कराता हूं, आइए देखते हैं वो लास्ट न्यूमेरिकल क्या है। आइए इस न्यूमेरिकल को देखते हैं। हमने यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी बिल निकालना है। आई एम श्योर अपने 9th क्लास में भी ऐसा न्यूमेरिकल किया होगा। जो मेरी क्लास में स्टूडेंट्स हैं मैंने उनको कराया था 9th क्लास में ऐसा न्यूमेरिकल। उसमें क्या है, इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन, हाउस होल्ड हाउस की इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन दे रखी है कि 40 वॉट लैंप यूज किया 5 घंटे के लिए, 60 वॉट लैंप यूज किया 2 घंटे के लिए, ऐसे ही सारे अप्लायंसेस यूज किए हैं कुछ कुछ टाइम के लिए। तो 30 डेज में उनका इलेक्ट्रिकल कंजम्पशन कितना होगा और इलेक्ट्रिसिटी बिल कितना आएगा जब एक यूनिट 30 पैसा की है। ठीक है, तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, सबसे पहले इसका अगर हम यहाँ सॉल्यूशन लिखें तो कैसे करते हैं, इसकी एनर्जी कितनी होती है, एनर्जी पावर इनटू टाइम। ठीक है, तो मुझे एनर्जी निकालनी है किलोवाट आवर में, और 1 किलोवाट आवर मतलब 1 यूनिट का पैसा दे रखा है, तो किलोवाट आवर तक पहले पहुंचते हैं हम। किलोवाट आवर की एनर्जी क्या होगी, पावर इनटू टाइम। पावर कितना है 40 वॉट, टाइम कितना है 5 आवर्स। ठीक है, ये तो होगी फर्स्ट लैंप की। ठीक है, ऐसे हम सबकी ऐड करते रहेंगे। 60 वॉट पावर है लैंप की और 2 घंटे के लिए चला है। ठीक, ऐसे ही 100 वॉट के 2 लैंप्स हैं, मतलब 2
कितने हैं 100 वॉट के, और वो कितनी देर के लिए चले हैं दोनों 6 घंटे के लिए। तो 100 वॉट इंटू 6 एक लैंप का, और 2 लैंप का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट क्या है 3 किलोवाट हीटर है, 1 घंटे के लिए चला है। 3 किलोवाट का हीटर है, 3 किलोवाट मतलब 3000 वॉट का हीटर है, और वो 1 आवर के लिए चला है। ठीक है, और 30 वॉट के फैंस हैं 6, तो 6 फैंस हैं। पहली बात तो 30 वॉट के हैं, और कितनी देर के लिए चले हैं 10 आवर्स के लिए चले हैं। ठीक है, तो ये तो मेरे पास क्या आ गई, एनर्जी आ गई। ठीक है, सारे सबकी एनर्जी निकाल ली जितना भी है, 36 इंटू 30 इंटू 10, 3000 इंटू 1, 2 इंटू 100 इंटू 6, ये सब कर लिया। और ये सब, ये तो एक दिन की बात होगी। हमने किसका निकालना है एनर्जी, 30 डेज की, फॉर 30 डेज। ठीक है, अगर मैं स्टार्टिंग में यहाँ लिख दूं, या अगर इसको सॉल्व करूं और इसको ये पूरे ब्रैकेट को जो भी आया इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, 5 for the 20 200, 120, 200 1200, 3000, और ये कितना आएगा 3 6 1800। ठीक है, ये तो आ गई 1 डे की। और 30 डेज के लिए क्या होगा, इसको 30 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 30 डेज के लिए इसको 30 से मल्टीप्लाई करेंगे, इन सबको ऐड करेंगे 3000 दिस, तो कितना आएगा 6500 इंटू 30। ठीक है, ये तो हो गया वॉट आवर हो गया ना, पावर वॉट में, टाइम आवर में। हमें क्या चाहिए, किलोवाट आवर में चाहिए। ठीक है, तो इन किलोवाट आवर में कितना होगा 6500 इंटू 30 डिवाइड बाय 1000। ये किस में आ जाएगा, किलोवाट आवर में आ जाएगा। 6500 इंटू 30 इंटू 1000, यहाँ से 2 से 2 जीरो कटेंगी, ये आ गया 195 किलोवाट आवर। इतना समझ आ गया। मैंने क्या किया बेटा, जब आपको दिया हुआ इलेक्ट्रिकल बिल 30 पैसा पर सेकंड है, मतलब 1 किलोवाट आवर का पैसा कितना है, या 1 यूनिट का पैसा, या 1 किलोवाट आवर का पैसा कितना है 30 पैसे हैं। तो मुझे टोटल पहले तो एनर्जी निकालनी है। टोटल एनर्जी क्या होगा, सबका पावर इंटू टाइम मल्टीप्लाई कर दूंगा। 30 डेज के लिए एनर्जी निकालनी है तो इंटू 30 कर दिया। ठीक है, तो मेरे पास ये तो आ गई एनर्जी 195 किलोवाट आवर। अगला क्या है, इलेक्ट्रिसिटी बिल। तो 195 किलोवाट एनर्जी आई। ठीक है, और 1 किलोवाट आवर का कितना पैसा है, 30 पैसे है ना। 1 किलोवाट आवर के कितने पैसे हैं, 30 पैसा है। तो कितना हो जाएगा, जो बिल आएगा मेरे पास, इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, वो कितना हो जाएगा, 135 को 30 पैसा में करना है। ठीक है, 195 को 30 पैसा में करना है, तो कितने आएगा, ये इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 5850 पैसा। और इसको रुपीज में करना है तो 1 रुपए में कितने होते हैं, कितने पैसे होते हैं, 100 पैसे होते हैं ना। तो 58.50 इतना ही होगा, 58.50 रुपीज। ठीक है, तो इतना मेरे पास इलेक्ट्रिसिटी बिल आया। ये याद रखना, 195 किलोवाट आवर का मतलब होता है 195 यूनिट। 1 यूनिट 1 किलोवाट आवर मैंने बताया, और 1 यूनिट का पैसा 30 पैसे। आप इसको यहाँ पर भी रुपीज में कन्वर्ट कर सकते हो, लास्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। So this is all about electricity bill numerical, and this is the end of this chapter. Go through this whole chapter, and wherever you are getting doubts in numericals and theory, please ask me in the comment section. Thank you.